हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th बायोलॉजी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। चलिए, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। चलिए थोड़ा स्पीड में चलते हैं। इसका आंसर हो जाएंगे डी, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? प्रकाश की। प्रकाश संश्लेषण तो होता ही है, प्रोटीन की नहीं, वसा की नहीं, ये सब गलत हो जाएंगे। तो किसकी होती है? ग्लूकोज की। आंसर हो जाएंगे सी। आपके उसके सामने उसका आंसर आपको लिखा गया है। ठीक है, आप रट्टा मार सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा नंबर, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ट्रिप्सिन। कौन सा? ट्रिप्सिन। चलिए सॉरी पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? पेप्सिन। आंसर यहाँ पे डी दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। हाँ, कि हरित लवक के अंदर झिल्लियों से बनी नलिया को कहते हैं। किसके अंदर? हरित लवक के अंदर। तो हरित लवक के अंदर बने झिल्ली को क्या कहते हैं? थाइलोक्वाइड। ठीक है, थाइलोक्वाइड। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है। तो हरित लवक के किस हिस्से में होती है? ग्राना हिस्से में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 6 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, ग्लूकोज से, CO2 से और डिक्टोयोजोम से। ठीक है, तो जल से निकलता है। किससे निकलता है? जल से। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7 नंबर, कि प्रकाश संश्लेषण में O2 की उत्पत्ति किससे होती है। O2 की उत्पत्ति किससे होती है? तो फिर से वही बात, जल से। किससे होती है? जल से होती है। चलिए आठवां क्वेश्चन, पायरुवेट के विखंडन से CO2 और H2O तथा ऊर्जा देते हैं, और यह क्रिया होती है किस में होती है? तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, की प्रोटीन का अंततः एमिनो अम्ल में रूपांतरित कौन करता है। तो रूपांतरित कौन करता है बताइए? एक्सोपेप्टाइड। ठीक है, एक्सोपेप्टाइडेज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 10 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है। तो उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन। चलिए अगला 11 नंबर है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम किसके लिए है? जल के लिए। याद रखिएगा, जाइलम जल और फ्लोएम खाद्य पदार्थ के लिए। ठीक है, भोजन के लिए। चलिए हाँ, तो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मनुष्य की सामान्य हृदय धड़कन की दर क्या है। तो 72 बार प्रति मिनट। ठीक है, 72 टाइम प्रति मिनट। चलिए अब चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13 नंबर, निम्न में से किसमें प्राणी संभोजी प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो किसमें? अमीबा में। किसमें? अमीबा में। चलिए 14 नंबर, हरित लवक किस कोशिका में पाए जाते हैं। हरित लवक किस कोशिका में पाए जाते हैं? चलिए तो किस कोशिका में पाए जाते हैं बताइए जल्दी। चलिए किस कोशिका में पाए जाते हैं? खंभोतक कोशिका में। ठीक है, खंभोतक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 15 नंबर, पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए अंतिम ऊर्जा स्रोत है। तो अंतिम ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, सभी जीवों के लिए। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, की जंतु किस लक्षण में पादपों से मिलते हैं। तो किस लक्षण में पादपों से मिलते हैं? यह दिन रात श्वसन करते हैं इसी लक्षण से। ठीक है, चलिए हाँ, अगला 17 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कि श्वसन क्रिया का नियंत्रण कौन करता है। तो श्वसन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क या मेडुला करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, श्वसन क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 18 नंबर, जैव ऑक्सीकरण में ऊर्जा किस रूप में बनती है। तो जैव ऑक्सीकरण में ऊर्जा किस रूप में बनती है? ATP। ATP को क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 19 नंबर, श्वास दर किस समय सबसे कम होगी। श्वास दर किस समय सबसे कम होगी? खाते समय, खेलते समय, बोलते समय, सोते समय। किस समय? सोते समय सबसे कम होगी, क्योंकि हमारा शरीर पूरी तरह से आराम में होता है। ठीक है, रेस्ट में होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, जीवन की भौतिक आधार किसे कहते हैं। तो जीवन की भौतिक आधार किसको कहेंगे भैया? जीव द्रव्य को। किसको कहेंगे? कोशिका या जीव द्रव्य? जीव द्रव्य को कहेंगे। ठीक है, चलिए हाँ, 21 नंबर क्वेश्चन, कि दुग्ध प्रोटीन के पाचन के लिए कौन एंजाइम जिम्मेदार है। मतलब कि दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचाने के लिए कौन एंजाइम जिम्मेदार है। तो इसके लिए कौन सा एंजाइम आ जाएंगे? रेनिन। ठीक है, रेनिन। चलिए 22 नंबर, एक स्वास्थ्य वयस्क मनुष्य का
सामान्य रक्तचाप होता है? तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। कितना होता है? 120/80 mmHg। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है। देखिए यूरिया, यूरिक अम्ल, एमिनो अम्ल, अमोनिया सब, तो लेकिन मुख्य जो होते हैं ना वो कौन आ जाते हैं? यूरिया आ जाते हैं। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजनीय एवं अन्य उत्सर्जी पदार्थों का बहिष्कार होता है, किसके द्वारा होता है? उत्सर्जन के द्वारा। ठीक है, हमारे शरीर से किसके द्वारा निकलता है? उत्सर्जन के द्वारा ही निकलते हैं। चलिए 25 नंबर, यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होगा? बताइए जल्दी। यकृत में होता है या वृक्क में होते हैं? बताइए कहाँ होते हैं? वृक्क में हो जाएंगे। आप तो गलती है सारे, बी हो जाएंगे, वृक्क में हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? वृक्क में। चलिए अगला हमारे पास 26 नंबर क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन परिवहन में भाग लेती है? तो कौन सी रुधिर कणिकाएं भाग लेती है? तो लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कि रुधिर किस प्रकार के उत्तक है? रुधिर किस प्रकार के उत्तक है? तो रुधिर उत्तक है किस प्रकार के? चलिए संयोजी उत्तक है। किस प्रकार? देखिए हम पढ़ते हैं ना, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, पढ़ते हैं ना। चलिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि यकृत में यूरिया संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? सर यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन देखा है, यहाँ पे क्या हम आपको बताते हैं, यूरिया का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो ये यकृत में होता है। हमने गलत बताया नहीं कि यहाँ पे भी होगा, लेकिन निकल यकृत में ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाँ, मनुष्य के अनाल में, एक मिनट, हाँ, यकृत में यूरिया संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यूरिया संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ऑर्निथिन चक्र। ठीक है, ऑर्निथिन चक्र। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, सॉरी, स्वपोषण के लिए आवश्यक, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड उपयुक्त होगी, यानी कि आंसर हो जाएंगे डी। क्या हो जाएंगे? डी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में विकर स्रावित नहीं होता? क्या विकर स्रावित नहीं होता? तो किस में? ग्रसिका में। ठीक है, 32 नंबर, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी पोषण। ठीक है, कवक मृतजीवी पोषण। ठीक है, मृतजीवी जीव है। चलिए 34 नंबर, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है किसकी सहायता से? तो उत्पादों के द्वारा। पढ़े है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ, अब आते हैं अगला चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय से। जय प्रकरण में जो भी चैप्टर आते हैं हमारे पास, हमारे, चलिए तो हम आ चुके हैं नियंत्रण एवं समन्वय। हाँ, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन करता है? तो तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोन दोनों करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आ रहे हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। तो जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना क्या कहलाता है? तो एक साझा कार्य करना नियंत्रण एवं समन्वय कहलाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है? देखिए यहाँ पे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जेब्रिलिन का नाम सुने होंगे, ये आपके पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन है। जबकि थायरॉक्सिन ये थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है और ये जंतु हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? जंतु हार्मोन। तो यहाँ पे आपके पास आंसर हो जाएंगे इसके सी, थायरॉक्सिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? देखिए इंसुलिन के बारे में भी जानते हैं, ये जंतु हार्मोन है। उसके बाद थायरॉक्सिन भी जंतु हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी जंतु हार्मोन है। ठीक है, अब जैसा कि हमने बताया साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, ठीक है, ये सब एब्सिसिक एसिड, ये सब क्या है? पादप हार्मोन है। ठीक है, तो साइटोकाइनिन हमारे पास पादप हार्मोन हो जाएंगे। कौन? साइटोकाइनिन। आंसर डी दिया गया है। चलिए पांचवा क्वेश्चन, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो एब्सिसिक एसिड यानी कि एब्सिसिक अम्ल के कारण। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, फल बेचने वाले कौन से पादप नियंत्रक का प्रयोग कर फल पकाने के लिए करते हैं? तो देखिए इथिलीन के कारण फल पकते हैं। किसके? इथिलीन के कारण पेड़ों पे जो फल होते हैं वो पकते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएंगे इथिलीन। ठीक है, सातवां, अधिकतर पादप नियंत्रक पौधे के किस भाग पर उत्पन्न होता है? अधिकतर पादप नियंत्रक पौधे के किस भाग पर होता है? तो किस भाग पर होता है? ये पाए जाते हैं
पौधे के बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर। ठीक है, चलिए तो सॉरी इसके लिए आंसर आपका हो जाएंगे डी एवं ए। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 8वां नंबर है मस्तिष्क उत्तरदायी है तो किसके लिए? सोचने के लिए, ठीक है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय संपादन के लिए, उपयुक्त, यानी कि उपयुक्त सभी दिया गया है तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, सभी कार्य के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है, सभी के लिए मस्तिष्क होना जरूरी है। ठीक है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क ना 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। चलिए 11 नंबर, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कैसी होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कैसी होती है? नालिका विहीन, इसमें नालिका होती ही नहीं। ठीक, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कि मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा किस हार्मोन का इंजेक्शन देकर करते हैं? तो इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं भैया। ठीक है, चलिए क्या हाल है दोस्तों। चलिए 14 नंबर, लैंगरहंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है तो ये कहाँ पाई जाती है? लैंगरहंस की द्वीपिकाएँ अग्न्याशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अग्न्याशय में। 15 नंबर, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ का क्या स्रावित अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती है? तो ये स्रावित करती है हार्मोन। क्या? हार्मोन्स। ठीक है, हाँ 16 नंबर है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। चलिए हाँ 18 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो बताइए, फटाक से बता दीजिए। मधुमेह। क्या हो जाते हैं? मधुमेह। मधुमेह के क्या बोलते हैं? चीनी चीनी वाला रोग। चलो 19 वाला, आयोडीन की कमी मनुष्य में होने वाला रोग है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है मनुष्य में, तो कौन सा रोग है? बताइए जल्दी। मधुमेह? अरे नहीं भैया, चलो क्या हो जाएंगे? तो बताओ ना भाई, क्या हो जाएंगे? क्रिएटिनिज्म। क्या हो जाएंगे? क्रिएटिनिज्म। आयोडीन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? क्रिएटिनिज्म, जिसको बोलते हैं घेघा रोग। क्या बोलेंगे? घेघा रोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव में डायलिसिस थैली है तो डायलिसिस थैली कौन होती है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, मानव में डायलिसिस थैली। चलिए हाँ, एक डायलिसिस एक प्रक्रिया भी है जो मनुष्य के वृक्क खराब होने के बाद मनुष्य के शरीर में उत्पन्न उत्सर्जी अंग को बाहर निकालने में किया जाता है। ठीक है, डायलिसिस प्रोसेस होता है डायलिसिस। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को कहते हैं। तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, चलिए अच्छा, छुई मुई पौधे में स्पर्श के कारण पतिया का सिकुड़ जाना किस प्रकार की गति है? अच्छा, छुई मुई का पौधा देखिए उसके पौधे को जैसे ही छुएंगे ना तो क्या होता है उसके पौधे के साथ कि उसके जो भी पत्तियाँ होते हैं ना वो सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं चलिए तो इसके लिए होते हैं अनुकुंचन। क्या होते हैं? अनुकुंचन के कारण ये सब होते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है? तो हार्मोन नियंत्रण, तंत्रिकीय नियंत्रण, श्वसन, प्रसरण। तो कौन सी पाई जाती है? तंत्रिकीय नियंत्रण सिर्फ जंतुओं में होती है। नहीं तो देखिए हार्मोन नियंत्रण तो पौधे में भी होते हैं ना, श्वसन भी पौधे में होते हैं, प्रसरण भी पौधा में होता है। ये कि ऐसा है, ये तंत्रिकीय नियंत्रण है जो सिर्फ कहाँ होता है? जंतुओं में होता है। तो इसके लिए आप आंसर लिख सकते हैं बी, तंत्रिकीय नियंत्रण। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक संतुलन मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होता है? तो शारीरिक संतुलन मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होता है? तो यह नियंत्रित होता है अनुमस्तिष्क से। किससे? अनुमस्तिष्क। चलिए 25 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारी प्रत्यावर्ती क्रिया का नियंत्रण करता है? तो कौन करता है? मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, मेडुला। ठीक है, चलिए 26 नंबर, इनमें से कौन सा हार्मोन दूध का निर्माण करता है? कौन सा हार्मोन करता है? तो यार इसको देखो यहाँ पे डी इसका आंसर हो जाएंगे प्रोलैक्टिन। क्या हो जाते हैं? प्रोलैक्टिन। ठीक है, चलिए 27 नंबर, जड़ों में कैसी वृद्धि होती है? तो जड़ों में जो वृद्धि होती है ना वो होती है धनात्मक जलानुवर्ती। ऐसे हम इसको जलानुवर्तन भी बोलते हैं। पौधे में एक गति पाई जाती है, अगर
क्या होता है ना, पौधे की जड़ें जल की ओर हमेशा अग्रसर होती है, ठीक है, जल की ओर हमेशा बढ़ती जाती है, ठीक है। चलिए, तो इसको जलानुवर्त गति बोलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 28 नंबर। कीटों के अचानक सामने से उड़कर आने पर पलकें बंद हो जाती है, यह कैसी प्रक्रिया है भैया? तो ये कैसी प्रक्रिया है, जल्दी बताइए कैसी प्रक्रिया है? तो ये प्रक्रिया है साधारण प्रत्यावर्ती क्रिया, ठीक है, साधारण प्रत्यावर्ती क्रिया। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि शॉर्ट में बोले तो LH का कार्य क्या है? तो LH का कार्य है अंडोत्सर्जन करवाना। क्या करवाना? अंडोत्सर्जन। चलिए, अब हम आते हैं जीवों में जनन, ठीक है। तो जनन के लिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जनन का है। सजीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि कर अपना वंश बढ़ाता है उस प्रक्रम का नाम क्या है? तो उस प्रक्रम का नाम है जनन। सिंपल भाषा में बोले तो रिप्रोडक्शन, बोले तो रिप्रोडक्शन। चलो, दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। आंख मूंद के मारते चलो भैया। तीसरा नंबर। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। एक मिनट, सॉरी, कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? नर और मादा, नर मादा। अब देखिए, नर और मादा की बात करते हैं। तो नर में क्या होते हैं? अंडाशय होगा, सॉरी, नर में अंडाशय होंगे यार, क्या बोलते हो यार तुम भी। मादा में अंडाशय हो जाएंगे, गर्भाशय हो जाएंगे, ठीक है, डिंब वाहिनी हो जाएंगे। लेकिन शुक्रवाहिकी ना नर में पाया जाता है। किस में? नर में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे पास आंसर? शुक्रवाहिका। चलो, बिना देर किए देखते हैं। चौथा नंबर परागकोश में होता है। तो परागकोश में क्या होंगे? परागकण होंगे, ठीक है। चलिए, पांचवा नंबर। एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। तो एकल जीवों में प्रजनन की विधि होती है खंडन, विखंडन, जीवन और बीजाणु समासंघ, ठीक है। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएंगे डी। अच्छा, चलिए, छठा नंबर। द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होगा? पैरामीशियम में, अमीबा में, लिस्मीनिया में, किस में? तो अमीबा में होता है द्विखंडन, ठीक है। चलिए, सातवां। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है, जल्दी बताइए। फूलों द्वारा होता है। किसमें? फूलों। अरे, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है भैया, कितनी बार बताया। चलो, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। तो निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मनज, ठीक है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय फल में बदल जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग है? कौन सा जननांग है? तो नर जननांग है, ठीक है ना, पुंकेसर। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में क्रमिक प्रवर्धन होता है? कौन सा? क्रमिक प्रवर्धन। तो पत्तियों में होता है। किस में होता है? पत्तियों में। चलिए, 1 सेकेंड, क्लीन। चलिए, 12 नंबर। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग कौन है? तो मादा जननांग, देखो, पुंकेसर हम बोले हैं पुरुष, तो यानी कि नर जननांग, और ये क्या हो जाएंगे? स्त्रीकेसर हो जाएंगे मादा जननांग, ठीक है, बीएन से। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है ईस्ट में, ठीक है। 14 नंबर। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया कौन सी होती है? यह क्रिया कहाँ, सॉरी, ये क्रिया होती है तो कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। कहाँ होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब चलिए, मानव शुक्राणु, एक सेकेंड, मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो संख्या हो जाएंगे 46। कितने हो जाएंगे? 46, ठीक है। और जोड़ा पूछता तो 23, 46, ठीक है। अच्छा, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं? तो कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो असुरक्षित यौन संबंध। क्या? असुरक्षित यौन संबंध, किसी से भी यौन संबंध बना लेना, ये एड्स रोग के प्रमुख कारण है, ठीक है। चलिए, हाँ, अगला है हमारे पास 18 नंबर। स्त्री में अंडाशय की संख्या होती है। तो अंडाशय की संख्या कितनी होती है? सॉरी, ओवरी की संख्या, ओवरी यानी कि अंडाशय। चलिए, ओवरी, अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 ओवरी होते हैं, इस साइड में, इस साइड में, जो फैलोपियन नलिका से लगी होती है, ठीक है, ऐसे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर। सर्जिकल विधि द्वारा फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? स्त्री बांधेकरण। हाँ, देखो, फैलोपियन ट्यूब बांधा जा रहा है, ना कि वेसल्स, ठीक है। अगर वेसल्स होता तो पुरुष नसबंदी हो जाता, ठीक है। हाँ, 20 नंबर। किस रोग में मनुष्य
कि आत्मरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। तो किस रोग में हो जाता है? एड्स में हो जाता है। ठीक है। 21 नंबर, स्त्रियों में लैंगिक चक्र कितने दिनों के अंतराल पर होता है? तो कितने दिनों के अंतराल पर होता है? तो 28 दिनों के अंतराल पर। ठीक है। चलो 28 दिनों। हाँ, 22 नंबर क्वेश्चन, स्त्रियों में भ्रूण काल कितने दिनों का होता है? कितने दिनों का होता है? तो चलिए 270 दिनं का होता है। चलिए हाँ, 23 नंबर, बीज का निर्माण होता है 270 दिन, 9 महीने। ठीक है, 9 महीने होंगे ना, 270 दिन का मतलब। चलिए अब बीज का निर्माण होता है, तो बीज का निर्माण कहाँ होता है? बीज का निर्माण कहाँ होता है? तो बीज का निर्माण यार बीजांड से होता है। चलो हाँ, 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन जन्म हार्मोन कहलाता है? तो जन्म हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जो अगर बेबी जन्म लेता है उस समय ये हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है। चलिए 25 नंबर, एक अंडे के निषेचन के लिए कितने शुक्राणुओं की आवश्यकता होती है? तो एक शुक्राणुओं की आवश्यकता होती है बस यार। 26, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के अनुकूल परिस्थिति में कैसे प्रजनन होता है? तो कैसे प्रजनन होता है? समविखंडन द्वारा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको छोटा करते हैं ना भैया। क्या प्रोस्टेट ग्लैंड किसमें पाया जाए? भैया हाँ, यहाँ पे है प्रोस्टेट ग्लैंड किस में पाया जाता है? तो ये पाए जाते हैं सिर्फ नर स्तनधारियों में। ठीक है। 28 नंबर, हमारे रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन क्षतिग्रस्त करता है? तो क्षतिग्रस्त करने वाला है HIV वायरस। ठीक है। हाँ, 29 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, पराग कोश से वर्तिकाग्र तथा पराग कणों के स्थानांतरण की क्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है परागन। 30 नंबर, मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो यह होती है फैलोपियन नली में। कहाँ होती है? फैलोपियन नली में। चलिए अगले चैप्टर में आते हैं। अगला चैप्टर है हमारे पास अनुवांशिकता एवं जैव विकास, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो मेंडल को। ठीक है। यानी मानव में वंशागत के मुख्य नियम सर्वप्रथम किसने दिए? मेंडल ने। चलिए दूसरा, कोशिका में जीन कहाँ स्थित होती है? कहाँ स्थित होती है? तो गुणसूत्र में। ठीक है, केंद्रक में, पूरे सेंटर में। ठीक है। चलिए ऐसे 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 करके चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, सभी जीवों के वंशागत गुणों की पीढ़ी दर पीढ़ी जाना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अनुवांशिकता। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ। सॉरी एक सेकेंड, सॉरी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, 5वां नंबर है समझात अंगों के उदाहरण है। तो हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। ठीक है। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखो गुणसूत्र युग्मक में क्या पूछ रहा है? युग्मक यानी कि जोड़ा। क्या? जोड़े। तो जोड़ा में हम बताए थे कितना होगा भैया? बताओ, 23 जोड़े होंगे। ठीक है। चलिए हाँ, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चिंपैंजी से, और यार चिंपैंजी से हो जाएंगे। ठीक है। चलो 8 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो किस पौधे को चुना? मटर के पौधे को चुना। इसका कारण आप पढ़ेंगे क्लास में। ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में लैंगिक जनन की अपेक्षा कितनी विभिन्नताएं होगी? तो ज़्यादा विविधताएं होती हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकृति चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो जीवों का विकास क्या कहलाता है? डार्विनवाद। ठीक है। चलिए 11 नंबर, मेंडल के एकल संकरण में, ठीक है, यानी कि मोनोहाइब्रिडाइजेशन में प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे एवं बहुनों पौधों की लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या है? यानी कि फेनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप नहीं पूछ रहा है, फेनोटाइप पूछ रहा है। ठीक है। तो इसका हो जाएंगे 1:, अरे जीनोटाइप फेनोटाइप, हाँ 1:2:1। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नहीं यार, 1 मिनट यार, F2 में पूछ रहा है। ठीक है। चलिए 12 नंबर, वैसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति के समान होते हुए भी कार्यों के असमानता दर्शाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है समजात अंग। क्या? समजात अंग। देखने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन कार्य की समानता अलग अलग होती है। चलिए कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख में किस तरह का अंग है? तो ये एक अंग है समवृत्ति अंग। कैसा है? समवृत्ति अंग। चलिए प्रकृति वरण द्वारा जैव विकास सिद्धांत के जनक कौन थे? तो 14 नंबर क्वेश्चन है, तो इसके जनक थे चार्ल्स डार्विन। ठीक है। चलिए 15 नंबर, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम? तो होमो सेपियंस देख रहे होंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे,
कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है तो कौन है? DNA। 17 नंबर देख रहे होंगे, गुणसूत्र बने होते हैं तो DNA और RNA से, DNA RNA और प्रोटीन से, ठीक है। मनुष्य का एक अवशेषी अंग है, मनुष्य का एक अवशेषी अंग है तो कौन है अवशेषी अंग? अवशेषी अंग वर्मी फार्म और अपेंडिक्स, ठीक है, सीधा अपेंडिक्स बोल सकते हैं, अपेंडिक्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है पर्यावरण से। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? तो ये बना होता है 2 घटकों का, ठीक है। जैव वातावरण में शामिल है तो जैव वातावरण में क्या क्या शामिल है? मृदा, जल तथा वायु, जंतु, पौधे तथा मनुष्य। कौन शामिल है? जंतु, पौधे तथा मनुष्य। चलिए तीसरा, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो जैव निम्नीकरण पदार्थ घास, फूल तथा चमड़ा, ये सब जैव निम्नीकरण है, ठीक है। हाँ, चौथा नंबर है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, बकरी तथा मानव। हाँ सही है, घास, बकरी तथा मानव कर लेगा, क्योंकि घास को बकरी खाता है और बकरी को मानव खाता है, सबसे खराब। चलो पाँचवा, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो पर्यावरण मित्र व्यवहार देख सकते हैं आप, अपने अनुसार चुन सकते हैं। अब देखिए पहला दिया गया है, पहला है कि बाजार जाते समय कपड़े का थैला ले जाना, ठीक है, तो ये भी अच्छी बातें हैं, ये भी मतलब कि हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते हैं। चलिए बी, कार्य समाप्त हो जाने पर बल्ब तथा पंखे का स्विच ऑफ कर देना, यानी कि ऊर्जा का बचत करते हैं। तीसरा, स्कूटर से विद्यालय छोड़े जाने के बजाय विद्यालय में पैदल जाना, इसको हम प्रदूषण से अपने वातावरण को बचाते हैं, ये भी अच्छी बात है। और चौथा है उपयुक्त सभी कथन, तो ये आंसर हो जाएंगे डी, ठीक है। चलिए छठा है, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है, क्या अवशोषित करती है? ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। सातवां नंबर, जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन है? तो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन है? सूर्य का प्रकाश, ठीक है। आठवां है, घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक है, तो पारितंत्र में उत्पादक कौन है? बताइए जल्दी बताइए, घास उत्पादक है। चलो नौवां नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, ठीक है, तो किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। चलिए इस प्रकार से आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, बहुत समय हो गया आप बोर हो रहे होंगे तो मिला सकते हैं यहाँ पे। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है तो इसका आंसर हो जाएंगे बगीचा, मतलब कि बगीचा अपने से लगाया जा सकता है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो हो जाएंगे सूर्य। 12 नंबर है, इनमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो जाएंगे? हो जाएंगे शाकाहारी जीव, ठीक है। हरे पौधे कहलाते हैं तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओजोन परत के अपक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो जिम्मेदार है CFC, जिसको बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 15 नंबर क्वेश्चन ही है कि CFC है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरीन नहीं, देखो आपको गुमराह करने की कोशिश किया गया है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में मुख्य रूप से उपस्थित है? तो समताप मंडल में उपस्थित है, ठीक है। 17 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो पौधे को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगा भैया? सूर्य से प्राप्त होगा, क्योंकि पूरे पृथ्वी का ऊर्जा स्रोत सूर्य ही है। चलो 18 नंबर है, निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला का कौन सा क्रम सही है? तो घास, बेरिया, हिरन, भैंस। नहीं यार, हिरन को कभी भैंस खा सकता है क्या? नहीं है। घास को सांप खाता है क्या? नहीं खाता है। घास को कीट खाता है? हाँ खा सकता है। कीट को पक्षी खा सकता है, पक्षी को सांप खा सकता है, हो गया तो सही है। तो बैक्टीरिया को घास खा सकता है क्या? बैक्टीरिया घास खाता है क्या? नहीं खाता ना। घास खरगोश खा सकता है, खरगोश को भेड़िया खा सकता है, लेकिन ये बैक्टीरिया घास नहीं खाता है, तो आंसर हो जाएंगे सी। क्या हो जाएंगे? सी। चलिए उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों एवं प्रबंधन से जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो प्राकृतिक संसाधन कौन है भैया? मृदा, यानी कि मिट्टी, वन, जल, सभी प्राकृतिक संसाधन है ना। चलो दूसरा है, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? तो 70%, ये तो कोई भी जानता है। चलो तीसरा नंबर, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ है? तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला घास भूसा है, ठीक है, सूखे घास, ठीक है। ये पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक के बोतल कभी नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ चौथा नंबर, पर्यावरण को बचाने का उपाय क्या है? तो पर्यावरण का बचाने का उपाय क्या है? कम उपयोग करना किसी भी वस्तु का, पुनः चक्रण करना, मतलब उसको फिर से प्राप्त करना, पुनः उपयोग में लाना, इनमें से सभी तो आंसर देंगे डी, ठीक है। चलिए
हाँ, 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, तो निम्नलिखित संसाधनों में किन्हें संयमित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो किसे संयमित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता होती है? कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, जंगल, इस सबको संयमित रूप से उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी। चलिए, और चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा, इनके नाम तो जानते होंगे। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो नम क्षेत्र कहा जाता है। निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? तो पेड़ों को अंधाधुंध कटाई को, खनन को, जानवरों द्वारा चारा के रूप में उपयोग सभी इन सबों को रोकना चाहिए। ठीक है, चलो। स्वच्छ जल का पीएच मान क्या होता है? तो स्वच्छ जल का पीएच का मान 7 होते हैं। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो इसके आंसर हो जाएंगे बी, कुआं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही हमने इस वीडियो में किया है क्लास 10th का बायोलॉजी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।